हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का, जो कोर्स से इंटीग्रेटेड रहेगा फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। जो भी गाइडेंस दिया जाएगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। वीकली टेस्ट रहेगा, हर संडे को कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी हम आने वाले सेशन के लिए अगर देखें प्रीलिम्स के लिए, तो ऑलरेडी हमने लास्ट संडे को 15th मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करा दिया है। मतलब 15 मॉक टेस्ट हो चुकी है 15 सप्ताहों में। करंट अफेयर्स का क्लास मॉर्निंग को ऑनलाइन करवाया जाता है बाय आवर एक्सपर्ट फैकल्टी 7 to 9। आंसर राइटिंग में भी फोकस करवाया जाता है। ऑफलाइन के लिए जो बैच रहती है वो स्मॉल रहता है, 20 to 30 स्टूडेंट के बीच, ताकि आपको पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड किया जा सके। आप अगर रिमोट लोकेशन से पढ़ना चाहते हैं घर बैठे ही, तो आप हमारे एक्जिया एकेडमी ऐप को, ध्यान रखिएगा एक्जिया आईएएस नहीं है, उसमें एक्जिया एकेडमी है। एक्जिया एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और स्टोर में जाके आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप पेमेंट करने से पहले हमारे एडमिशन डेस्क का नंबर 6002417488 नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड को लेके झड़प थी, जो टैरिफ का आपका टेंशन था, उसी को ईज़ करने के लिए जो पहले से ही चला आ रहा ट्रेड डील है, उसको उसके ऊपर फिर से टॉक्स जो है वो चालू हो गई है। तो अभी हाल ही में एक इंटरिम ट्रेड जो डील है उसको कंक्लूड किया जाएगा, ताकि जो अभी आपकी टेंशन है उसको हल्का किया जा सके, और फ्यूचर के लिए जो ट्रेड डील है वो भी जल्दी ही कंक्लूड हो जाएंगी। तो अभी इसमें क्या है पूरा मुद्दा, वो हम वन बाय वन समझते हैं। तो अभी जो एग्रीमेंट होगा वो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट होगा। तो इसमें जो 50% का टैरिफ लगाया गया था, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25% टैरिफ था फॉर परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो उस 25 को अभी हटा दिया गया है, और उसमें बाकी जो 25% है उसमें भी घटा के 18% कर दिया जाएगा। और दोनों ही तरफ से क्या है, जो रेसिप्रोसिटी है वो दिखाई जाएंगी। तो ये रहा कि 25 से 18% तक ले जाया जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसका क्या आर्ग्यूमेंट है या फिर सब्सटेंटिव पार्ट है, कि जो एक फ्रिक्शन था उसको हम स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में तब्दील करेंगे, और रेसिप्रोकल कंसेशंस दिया जाएगा। यूएस भी टैरिफ घटाएंगी, हम भी टैरिफ घटाएंगे, और एक $500 बिलियन टारगेट रहेगा। तो इंडिया इंटेंड्स टू परचेस यूएस एनर्जी। तो हम क्या क्या खरीदेंगे यूएसए से? यूएस एनर्जी खरीदेंगे, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है, वर्थ $500 बिलियन। और ये कितने सालों में खरीदा जाएगा? 5 सालों में खरीदा जाएगा। तो ये जो ये दिस एड्रेसेस द यूएस कंसर्न ओवर द ट्रेड डेफिसिट। तो ये यूएस का एक कंसर्न है कि हमारे साथ काफ़ी वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट है, तो उसको वो कम करना चाहती है। तो ठीक है, टैरिफ ना लगा मत लगाइए, आप टैरिफ को ईज़ रखिए, हम भी आपके देश में प्रोडक्ट भेजेंगे, और आपसे भी हम जो हमारी सहूलियत वाली प्रोडक्ट है वो हम आपसे खरीद लेंगे। तो 500 बिलियन का जो टारगेट है परचेस का वो रहेगा। फिर इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव सेक्टर्स को रखा गया है। तो अभी यूएसए चाहता है कि हमारी जो मार्केट है, एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट, उसको हम खोलें उनके लिए। लेकिन ये हमारे लिए एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको उसका अगर हम देखें, यूएसए के साथ कंपटीशन कम है। तो यूएसए के लिए हम अगर अपना मार्केट खोल देते हैं एग्रीकल्चर का, डेयरी और पोल्ट्री मार्केट हो, या फिर आपकी एग्रीकल्चरल मार्केट हो, तो उससे इंडिया को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो लोकल लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली इंडियन फार्मर्स का, हमने जो कंसेशन है वो हम खेती वाले प्रोडक्ट में या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में उनको कंसेशन नहीं देने वाले हैं, और ये भी उन्होंने भी एग्री किया है। आगे देखें तो एक टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी भी हम इंश्योर कर सकते हैं। तो यूएसए से हम स्पेशली आपकी हाई टेक जो एरियाज है, लाइक जनरल प्रोसेसिंग यूनिट हो या फिर डेटा सेंटर्स हो,
इन सभी चीज़ों में हम डील कर सकते हैं और एक सप्लाई चेन का जो रेजिलियंस है वो बन सकता है। हिस्ट्री अगर देखें इंडिया यूएस ट्रेड डील में तो 1991 से पहले कोल्ड वॉर था और हमारे देश में भी अगर देखें तो हमने लाइसेंस राज काफ़ी रखा था, कोटा राज रखा था और सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ थी हमारी। हम ओपन ट्रेड, ओपन मार्केट से नहीं जुड़ना चाहते थे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया तो 1991 के बाद हमने हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको एडजस्ट किया और 1991 से 2008 के बीच में हमने जितना सका उतना लिबरलाइजेशन किया। वी ओपनड आवर डोर्स फॉर अदर इकोनॉमीज। 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील भी हुआ जिसको 123 डील भी कहा जाता है। तो इसमें एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन हम देख सकते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में। 2017 से 21 के बीच में देखें तो ये ट्रम्प एरा 1 था, तो उसमें अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी वगैरह की वजह से इंडिया को थोड़ा बहुत इकोनॉमिक जो नुकसान है वो झेलना पड़ा था। और यूएसए ने जो जीएसपी था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, तो जीएसपी क्या होता है, यूएसए क्या करती है, कुछ गुड्स में डेवलपिंग नेशंस को जीरो टैरिफ लगाती है। तो वो जीएसपी का जो स्टेटस था वो यूएसए ने इंडिया के लिए रिवोक कर दिया था एंड इंडिया रेस्पॉन्डेड विथ रिटेलिएटरी टैरिफ, और हमने भी इसके रिटेलिएशन में टैरिफ लगाया था। नेक्स्ट 2021 में देखें तो फिर से क्या हुआ, आपकी जो दोस्ती थी वो हमने करने की कोशिश की, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प 2 में काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन देखने को मिला, जिसको अभी हम हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं विथ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी इसमें वे फॉरवर्ड हम क्या लिख सकते हैं, तो जो हार्मोनाइजेशन करना है, जो सहूलियत लानी है दोनों देशों के बीच में, उसको स्टैंडर्डाइज करना है। फिर हमें यूएसए के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। हमें अपना ट्रेड जो अभी हम ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जैसे ईयू के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यूके के साथ किया, हम ओमान के साथ करना चाह रहे हैं, फिर न्यूजीलैंड के साथ है। तो इन इन सभी देशों से हमें डाइवर्सिफाई करना है। फिर कनाडा भी आने वाला है हमारे देश में, कनाडा के पीएम जो मार्क कार्नी है, तो उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। तो इससे डाइवर्सिफाई होगा और यूएसए का जो आपका एक डोमिनेंस है वो हम बहुत हद तक मुकाबला कर पाएंगे। फिर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स भी हमें लानी ज़रूरी है ताकि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोवाइड कर सके और एमएसएमईज को डेवलप कर सके, जिससे हमारी लोकल लेवल पे जो इकोनॉमी है वो एम्पावर्ड रहेंगी। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपकी रेड होल माइनिंग के बारे में बात करता है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लाइक आसाम में और मेघालय में और टू सम एक्सटेंट मणिपुर एसेट्रा स्टेट में भी देखा जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का एक यूनिक प्रॉब्लम है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी डिफरेंट सोर्स ऑफ जो मिनरल्स है उसका पोटेंशियलिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जो टर्चरी कोल है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि जो ये कोल माइनिंग है हमारे देश में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, हमारे देश के स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग किया जाता है और इस माइनिंग को कहा जाता है रेड होल माइनिंग। मतलब जो भी एरिया होती है उसमें क्या होता है, हॉराइजेंटली छोटे छोटे होल करके उसके अंदर से जो कोयला है उसको निकाला जाता है और ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी आपकी जानलेवा है। इससे आपकी जो वर्कर्स है उनका जो जान है वो जोखिम में चला जाता है, क्योंकि जो ब्लास्ट करते हैं तो ब्लास्ट से कभी क्या होता है, जो छत है वो धंस जाती है और वर्कर्स फंस जाते हैं अंदर, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और उसी तरीके से डेथ हो जाती है। तो वैसा ही एक अभी केस फिर से निकल के आया है। मेघालय कोल माइन ब्लास्ट टोल्स राइजेस टू 27, तो 27 लोगों की जो मौत है वो हो गई है। काफ़ी दुखद घटना है जिसको ऑलरेडी एनजीटी ने बैन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन को आपका कंटिन्यू रखा है, अलाउ किया है साइंटिफिक माइनिंग को, लेकिन इस तरीके का जो अनसाइंटिफिक माइनिंग है उसको बैन किया है। लेकिन इसमें अभी भी क्या है, हम देखें तो जो रेगुलेशन है वो लैक्स है, जिसकी वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स है अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री लाइक नेपाल, वो इस तरीके के जो हजार्डस वर्किंग कंडीशन है उसमें ट्रैप हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा मुद्दा। तो रेड हॉल माइनिंग क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। एनजीटी आपकी एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है जो एनवायरमेंटल केसेस को लेती है। तो इसमें एनजीटी एक्ट के तहत एनजीटी को फॉर्म किया गया 2010 में। एनडीआरएफ एक फोर्स है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, जो क्या करती है, डिजास्टर सिचुएशन में हेल्प करती है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें अभी एनडीआरएफ मदद भेज रही है। सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो सिक्स शेड्यूल क्या प्रोवाइड करता है, आपकी जो चार स्टेट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है
उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल प्रोवाइड करती है। तो असम अगर हम इस केस में मेघालय देखें तो गारो, खासी, जयंतिया 3 हिल्स है। तीनों हिल्स के तीनों ट्राइबल पॉपुलेशन को आपकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दी गई है। तो अभी इसमें ये जो है आपके जयंतिया हिल्स में ये इंसिडेंट हुआ है, गारो, खासी, जयंतिया, ये सीक्वेंस में है। आप वेस्ट टू ईस्ट आएँगे तो पहले वेस्ट में आपको गारो मिलेगा, फिर खासी, फिर जयंतिया हिल्स मिलेगी। तो जयंतिया हिल्स का ये घटना है। तो अभी इसमें क्या है, इन तरीके के घटना में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसको बाईपास करके भी इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो की जाती है। तो मेन आर्गुमेंट वही है कि परसिस्टेंसी ऑफ इलीगैलिटी जो है अभी भी है डिस्पाइट द बैन बाय एनजीटी एंड upheld by the सुप्रीम कोर्ट since 2014। ह्यूमन कॉस्ट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है और एक गवर्नेंस का डेफिसिट भी देखी जा सकती है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है क्योंकि रेड होल माइनिंग से रिवर की जो पोल्यूशन है वो काफ़ी होती है। जैसे जो कॉपिली रिवर है, इट इज़ अ आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो वो भी काफ़ी आपका पल्यूट होता है जिससे आपकी इकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो प्री इंडिपेंडेंस में जो कोल है जयंतिया हिल्स में ब्रिटिशर्स के द्वारा ही डिस्कवर्ड हो गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें 1970 से 80 में तो स्मॉल स्केल माइनिंग हुआ करता था। उसके बाद रेड होल माइनिंग बढ़ने लगा। 2014 में जब इस तरीके की घटनाएं आने लगी, जो माइग्रेंट वर्कर्स के है उनकी डेथ होने लगी। इवन चाइल्ड लेबर भी प्रमोट होता है क्योंकि रेड होल माइनिंग छोटे छोटे होल होते हैं तो उसमें क्या है, बच्चे आराम से जा सकते हैं, कोल को कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए भी इसको बैन किया गया है। तो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिंक करके देख सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 24 जो है वो चाइल्ड राइट्स को बैन करने की बात कहता है। 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगर रूलिंग देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेड होल माइनिंग का जो बैन था बाय एनजीटी उसको अपहेल्ड किया, उसको कंटिन्यू बरकरार रखा और ये कहा कि माइनिंग की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना है कि माइनिंग जो माइनिंग है वो साइंटिफिक प्रोसेस से ही हो। प्रेजेंट डे जो किस्सा है वो मैंने आपको, दुखद घटना जो है वो मैंने आपको बताया है। तो वे फॉरवर्ड इसका क्या है कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना है बैन को, प्रमोट करना है अल्टरनेटिव लाइवलीहुड को, क्योंकि अल्टरनेटिव लाइवलीहुड नहीं है इसीलिए इस तरीके के जो जोखिम भरे काम है उसमें लोग एम्प्लॉय होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, टूरिज्म है, हैंडलूम है, काफ़ी सारे सेक्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट काफ़ी पोटेंशियल वाला भरा रीजन है, तो इन सभी चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लोर किया जा सकता है। मैंडेटरी मैकेनाइजेशन जो है काफ़ी ज़रूरी है कि सेफ्टी गियर्स के साथ ही आपकी जो माइनिंग है वो की जाए, साइंटिफिक माइनिंग को बढ़ावा दिया जाए। सोशल ऑडिट भी किया जा सकता है कि इस तरीके के जो भी एक्टिविटीज़ है उससे क्या असर पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर। इसके होने से क्या असर पड़ता है, इसके ना होने से क्या असर पड़ता है। तो ना होने से जो असर पड़ता है, उन असर को हमें मिटिगेट करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। तो हाल ही में हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी साहब कोलालमपुर में है, मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर। तो वहाँ जो आपकी अनवर इब्राहिम है, जो आपके मलेशियन काउंटर पार्ट है, उनके साथ ट्रेड डील हुआ है। तो इंडिया इज सीन एज ए ट्रस्टेड पार्टनर फॉर ग्रोथ सेज मोदी इन कालालमपुर। तो अभी इम्पैक्ट करके आपका इम्पैक्ट का क्या मतलब है, इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि हम अपना जो पार्टनरशिप है, हिस्टोरिक पार्टनरशिप, स्ट्रक्चरल पार्टनरशिप, वो आगे बढ़ा सकते हैं विद बोथ द नेशन, ताकि सोशो इकोनॉमिक चेंजेस को लाया जा सके। अभी अगर देखें काफ़ी सारा इंडियन डायस्पोरा है जो वो मलेशिया में रह रही है और ये एक लिविंग ब्रिज की तरह है जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ही कल्चरल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कर रही है। स्ट्रैटेजिक करेंसी देखें तो एक ट्रस्ट जो है वो हम बिल्ड कर सकते हैं। तो बीच में ट्रस्ट हमारा डेफिसिट हो गया था जस्ट बिकॉज कि जो मलेशियन काउंटर पार्ट थे उन्होंने हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी आलोचनाएं की थी। देन एशियन अगर देखें तो एशियन एक आपकी रीजनल फोरम है ऑफ 10 नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो 1967 में बना था। तो इस रीजन से जुड़ने के लिए हमने सबसे पहला पॉलिसी लिया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन 1991। इसी को अभी आगे बढ़ा के क्या किया गया है, एक लुक ईस्ट पॉलिसी लिया गया था 1991 में, इसी को अभी किया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014। तो लुक ईस्ट पॉलिसी लिया गया था बाय ऑनरेबल पीएम लेट नरसिम्हा राव जी के द्वारा। फिर 2010 में हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की थी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी
इसी पॉलिसी को और रोबस्ट तरीके से अप्लाई करने के लिए लुकिस्ट पॉलिसी को इसी को रीनेम किया गया एक्टिस्ट पॉलिसी और ज़्यादा थ्रस्ट दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाई हैज़ आयुष गॉट अ मेजर पुश इन बजट। तो हाल ही का जो बजट है उसमें काफ़ी पुश दिया गया है आयुष सेगमेंट को, लगभग कुछ 4,000 करोड़ के आसपास जो बजट आउटले है वो दिया गया है। तो जो आयुष है वो हमारे देश का ट्रेडिशनल जो नॉलेज सिस्टम है उसका एक अंश है फॉर ट्रीटमेंट फॉर बेटर लाइफ। तो इसमें आयुष का अगर एक्रोनिम हम देखें तो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये जो एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम है उससे डिफरेंट है और नेचुरोपैथी के ज़रिए जो हीलिंग है वो इससे की जाती है। तो अभी नेशनल आयुष मिशन भी लिया गया ताकि हम क्या कर सके, हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो सिंस एंशिएंट एजेस चलती आई है उसको हम आगे बढ़ा सके। हाल ही का जो यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें भी आयुष के बारे में, आयुष को प्रमोट करने के बारे में जिक्र किया गया है। आगे देखें तो मिक्सोपैथी, अभी मिक्सोपैथी क्या है, एक ब्लर करता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है एक इंसान को, मेंटल हो फिजिकल हो, तो उसमें आप आयुष मेडिसिन भी दे रहे हैं, एलोपैथी मेडिसिन भी दे रहे हैं, तो उसी को कहा गया है मिक्सोपैथी, जो लाइन को ब्लर करता है। फिर फार्माकोपिया क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपकी डिफरेंट शॉर्ट ऑफ जैसे एनसाइक्लोपीडिया होती है उसी तरीके का है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। फिर गवर्नमेंट का जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है इसमें डिफरेंट नॉलेज के साथ ही जो इंडियन मेडिकल नॉलेज है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है। तो मेन आर्ग्यूमेंट भी अगर देखें तो फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट दिया गया है 4,408 करोड़ का। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जो आयुर्वेदा है उसको भी क्रिएट किया गया है इन लाइंस ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और ग्लोबल एक्सपेंशन में ध्यान दिया गया है। बस एक ध्यान रखिएगा कि एक प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो ये मेडिसिन है नेचुरोपैथी है इसमें कुछ प्रॉब्लम पाई गई है कि इनका जो मेडिसिन हम जो भी बना रहे हैं उसमें रैंडमाइज कंट्रोल होता है, रैंडमाइज ट्रायल होती है। इससे क्या होता है, जो जिसमें ट्रायल नहीं होता है उसमें लेड और मर्क्यूरी जैसे जो आपके हैवी मेटल्स है जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक है वो पाई गई है। तो ये एक आपका कंसर्न जो है वो देखा गया है। बाकी वन हेल्थ अप्रोच के अधीन अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या करना है, नेचर का हेल्थ, ह्यूमन का हेल्थ, एनिमल का हेल्थ को ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखें तो काफ़ी समय से हम आयुष मेडिसिन प्रैक्टिसेस करते आए हैं। ब्रिटिश आने के बाद हमारा जो प्रैक्टिस है वो कम हो गया, वेस्टर्न मेडिसिन प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई। फिर 1978 में डब्ल्यूएचओ का अल्मा आटा डिक्लेरेशन आया था कि हेल्थ फॉर ऑल। तो उसमें भी आपकी जो नेचुरल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस है या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय डब्ल्यूएचओ। फिर 2003 में डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया गया आयुष का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। 2014 में देखें तो एक फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री ही बना दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ताकि हम बेटर फोकस कर सके। और 2020 और 25 के बीच में देखें तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो अभी वे फॉरवर्ड में देखें तो जो हमें ट्रायल है वो बेटर करना ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट हमें स्क्रीनिंग करनी है ऑफ हैवी मेटल्स, और एक हमें क्या करना ज़रूरी है कि जो ब्लरिंग लाइन है बिटवीन एलोपैथी एंड आयुष उसको हमें ख़त्म करना ज़रूरी है, और हमारे मेडिसिन्स का एक ग्लोबल ब्रांडिंग करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल कल मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, आज फिर से ये आया है, क्राइसिस टाइम सीएम। तो हाल ही में आपकी जो मणिपुर का सिचुएशन है उसमें बहुत सारी सुधार देखी गई है। 10 महीने के इमरजेंसी के बाद, स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल के बाद प्रेसिडेंशियल रूल को हटाते हुए मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उसको रिवाइव की गई है। नया जो सीएम साहब है उनको अपॉइंट किया गया है और 2 डेप्यूटी सीएम अपॉइंट किए गए हैं बाय दी टू रिप्रेजेंट दी हिल्स कम्युनिटी। जो हिल आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है, मेते, कुकीजू, दोनों के तरफ से एक-एक जन डेप्यूटी सीएम है, ताकि क्या किया जा सके, प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके और किसी को भी एलियनेशन फील ना हो। तो अभी इसमें मुद्दा क्या है कि आपका एक तो जो नेसेसिटी ऑफ चेंज है वो हमने देखा कि इसमें लाया गया। फिर जो सीएम है उनका जो इमेज है वो भी काफ़ी क्लीन है, और एक आप सिंबॉलिक आउटरीच भी देख सकते हैं बाय द न्यू सीएम जो विजिट कर रहे हैं कुकीजू विलेजेस को। तो काफ़ी ज़रूरी है कि जो काउंटर पार्ट है वो विलेज को
ट्रस्ट में ले, हर कम्युनिटी को ट्रस्ट में ले। काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये है कि आपकी एक सीएम है, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम हैं, तो आपका एक जो पॉलिसी पैरालिसिस है, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है, वो आ सकती है इन फ्यूचर। बाकी हिस्ट्री देखें तो प्री इंडिपेंडेंस में मणिपुर एक किंगडम था। 1949 में मणिपुर का मर्जर हो गया था विथ इंडिया। जो राजा बोध चंद्र थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। फिर उसके बाद थोड़ा बवाल मचा, उसके बाद 1972 में स्टेटहुड मिला मणिपुर को। और इसी के बीच क्या हुआ, जब स्टेटहुड मिला तो इसमें भी आपकी जो एक कॉन्फ्लिक्ट है कि स्टेटहुड मिला, सभी को बराबर का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं मिला। तो 2023 में हम कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं और 25-26 में हम ये ट्रांजिशन जो है वो देख सकते हैं। लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस डिस्कशन इज होप मल्टीप्लाइज एट कुन्नाव। जो कुन्नाव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश भोपाल में, तो उसमें अभी देखा गया है कि आशा करके जो आपकी आशा करके जो चीता लाया गया था अफ्रीका, नामीबिया, इनसे आपकी 2-4 बैच में चीता जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। उसमें से एक का नाम था आशा। उस आशा ने 5 जो चीता है, बच्चे हैं, उनको जन्म दिया है। तो बीच में ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि जो चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया था या फिर ट्रांसलोकेशन किया गया था फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका टू कुनाव नेशनल पार्क, तो उनके अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजीजेस देखी गई थी और डेथ भी हो गया था। तो इसीलिए एक कंसर्न था, लेकिन ये एक रे ऑफ होप है कि अभी ये जो चीता है वो सर्वाइव कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि चीता हमारे इकोसिस्टम में नया कोई स्पीशीज़ है, ऑलरेडी ये स्पीशीज़ पहले से ही था, बहुत एंशिएंट समय से ही था। लेकिन 52 में ये एक्सटिंक्ट हो गया था बिकॉज़ ऑफ एक्सेसिव हंटिंग और हंटिंग बाय द लोकल राजा महाराजास एंड इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स। तो उसी के बाद क्या है, इसको फिर से अभी के समय पे 2023 ऐसे में रीइंट्रोड्यूस किया गया था और अभी ये सर्वाइव कर रहा है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो अच्छी बात है कि ब्रीडिंग सक्सेस देखा गया है, पॉपुलेशन की ग्रोथ भी देखी जाएगी, इकोलॉजी का एक रिस्टोरेशन होगा और एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन में ये एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है कि किस तरीके से हम जो आपकी फ़ौना है, उनको हम रीइंट्रोड्यूस करके उनको बचा सकते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन का एक सक्सेस है। पहले फेलियर था, फिर हमने रीइंट्रोड्यूस करके इसको बचाया, तो ये हमारा सक्सेस है। प्री इंडिपेंडेंस में देखें तो काफ़ी चीताज़ थी, लेकिन इनको आपकी ओवर हंटिंग किया गया था बाय द रॉयल्टीज़ एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो हैबिटेट लॉस होना, इनका डेथ होना, ये सभी चीज़ों ने इनको एक्सटिंक्ट कर दिया। 47 से 52 के बीच में डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एक्सटिंक्ट हो गई है। लास्ट 3 बचे थे, लेकिन उनका भी हंटिंग हो गया, शूट कर दिया 1947 इन छत्तीसगढ़। तो गवर्नमेंट ने बाद में इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया। फिर 1970s में इनिशियल अटेम्प्ट लिया गया था कि हम ईरान से जो है चीता को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ईरान में पॉलिटिकल रजीम चेंज हुआ था। फिर 2009-10 में WII जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रपोज किया। 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरेंस दिया और 2022, मैंने 23 बोला था, 22 है ये, फर्स्ट बैच अराइव हुआ था और अभी क्या है, ये सर्वाइव कर रही है। तो पहले थोड़ा खराब भी लग रहा था कि ये इनकी डेथ हो रही है, लेकिन अभी ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, इनका हैबिटेट एक्सपेंशन करना है। जो वेटेरिनरी एक्सीलेंस है, मतलब जो पशु के डॉक्टर हैं, उनको स्पेशलाइज तरीके से रिसर्च करनी है इनके ऊपर। स्ट्रेंथन करना है प्रे बेस को, ताकि ये खा पी के जी सके और लैंडस्केप अप्रोच लेना ज़रूरी है। मतलब इसको हमें और लैंडस्केप को मैनेज करना है, इनको जगह बढ़ानी है, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक ट्रैवल करके जो प्रे है उसको खा सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।